हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाबर्स है आपका हमारे नो सास नो बहू चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है और एक प्यार भरा नमस्कार उन सारे नए सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने पिछले हफ्ते हमें ज्वाइन किया है। हमेशा की तरह इन कहानियों की लेखिका हैं कुमकुम सिंह, जिनकी मैं बेटी हूँ शिखिता सिंह। आज की कहानी का नाम है इनकी कार उसका फ्लैट। ये उस जमाने की कहानी है जब लोग बाग टीवी के एकमात्र चैनल दूरदर्शन को भली भांति देख पाने के लिए अपने घरों की छत पर लटक के टीवी एंटीना घुमाते नजर आते थे। मोहल्ले के कुछ ही रसूखदार परिवारों के घर लैंडलाइन फ़ोन की घंटी खनखनाती थी। आज की नई पीढ़ी बड़ी हैरानी से हमसे पूछती है कि मोबाइल, गूगल, जीपीएस के बगैर आप लोग कैसे रह पाते थे? बिना डायपर के आपने बच्चे कैसे पाले? ये कहानी उसी ज़माने की है। धीरज कुमार जी अपनी नई चमचमाती प्रीमियर पद्मिनी फिएट कार को बड़ी प्रसन्नता के साथ चला रहे थे। उनका बरसों का सपना कि उनकी खुद की कार हो आज पूरा जो हुआ था। उनके बगल में ही उनकी पत्नी शांति देवी भी मगन होकर कार सवारी का मजा ले रही थीं। जिस सड़क पर कार चल रही थी वहाँ ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। सिर्फ इक्का दुक्का रिक्शे, स्कूटर सवार और साइकिल सवार ही नजर आ रहे थे। अचानक ही स्पीड ब्रेकर पर धीरज कुमार की कार का संतुलन कुछ बिगड़ा और आगे जा रहे एक साइकिल सवार को धीरे से धक्का लग ही गया। धक्का लगते ही साइकिल की गति तुरंत ही तेज हो गई। साइकिल का संतुलन बिगड़ गया और साइकिल सवार साइकिल समेत सड़क पर गिर गया। धीरज कुमार ने भी घबराकर कार रोक दी और कार से बाहर निकल आए। अब तक तो साइकिल वाला भी उठ के खड़ा हो चुका था। चोट तो नहीं लगी? धीरज कुमार ने बड़े ही प्यार से धीरे से पूछा। अरे चोट लगे तुम्हारे सारे खानदान को, आज मुझे कुछ हो जाता तो तुम्हारे बाप का क्या जाना था? वो व्यक्ति लगभग चिल्लाते हुए बोला। धीरज कुमार सकते में आ गए। वो इस तरह की तू तड़ाक वाली भाषा सुनने के बिल्कुल भी आदी नहीं थे। आखिरकार वो एक बड़े सरकारी संस्थान के सम्मानित अफसर जो थे, पर यह बात वो साइकिल सवार तो जानता नहीं था। लगा तरह तरह की गालियां देने। पहले उसने कुछ व्यक्तिगत गालियां दी, फिर सामाजिक गालियां दी, फिर कोसाकासी शुरू कर दी। भीड़ जमा हो गई। किसी ने भी उस साइकिल वाले व्यक्ति को गाली देने से नहीं रोका। लगता था कि सब उसकी गालियों की नवीनता पर आश्चर्यचकित थे। निश्चय ही उसको गालियां देने में बड़ी महारत हासिल थी। धीरज कुमार घबरा गए। तभी भीड़ में से एक ने ताना कसा। अरे साहब जी, रोड पे गाड़ी चलाने से पहले किसी ड्राइविंग स्कूल में दाखिला देकर अच्छे से गाड़ी चलाना सीख तो लेना था। रोड पर तो अच्छी ड्राइविंग काम आती है, साहबी नहीं। धीरज कुमार ने कनखियों से उस ताना कसने वाले को देखा। वो उन्हीं के डिपार्टमेंट का एक कर्मचारी था जो कि उनका सबॉर्डिनेट था, जिसे उसकी किसी गलती पर पिछले महीने खुद उन्होंने ही उसे निलंबित यानी सस्पेंड किया था। उसकी बात सुनकर धीरज कुमार को बहुत बुरा लगा। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। उन्होंने अपनी जेब से पर्स निकाला और 100 रुपए का नोट निकालकर साइकिल सवार, जिसको जरा भी चोट नहीं आई थी, उसको देना चाहा। पर उसने नोट लेने से इनकार करते हुए फिर से एक चुभती हुई बात कही। अरे मुझे क्या देते हो ये कागज का नोट? जाओ जाकर मंदिर में किसी देवता के आगे चढ़ा देना, जिसकी कृपा से मैं आज बच गया। अगर आज मुझे कुछ हो जाता तो मुझ गरीब के बच्चों की तुमको ऐसी हाय लगती कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखती। ऐसा कहकर वो बड़बड़ाता हुआ साइकिल लेके चलता बना। धीरज कुमार हर तरह से अपमानित होकर पिटा पिटाया सा चेहरा लेकर वापस कार में आकर बैठकर अपना पसीना पोंछने लगे। बहुत धीरे धीरे ध्यान से कार चलाते हुए वापस घर चलो, नहीं जाना मेरे को बाजार, नहीं करनी मेरे को शॉपिंग वॉपिंग। अब तक कार में चुप बैठी शांति देवी ने डांटती हुई आवाज में बोला। बस अब इनकी सुनना और बाकी रह गया था। ऐसे सोचते हुए आहत मन से धीरज कुमार ने कार स्टार्ट की। घर पहुंचते ही सोफे पे अपना बैग फेंक कर शांति देवी तो बस फट पड़ी। मैंने कहा था ना कि कार मत खरीदो। स्कूटर से अच्छा खासा काम चल रहा था, पर नहीं जी, जनाब को तो कार खरीदने का अच्छा खासा पागलपन सवार था। अब सरेआम अपनी और मेरी बेइज्जती करवाकर पड़ गई दिल में ठंडक।
कल दफ्तर के सारे लोगों को पता चल जाएगा कि साहब सरेआम गंदी गंदी गालियां खाकर आए हैं। मार खाना बस बाकी था। मोहल्ले की सारी औरतों को भी पता चल जाएगा। हाय, अब तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रही। ऐसा बोलते बोलते शांति देवी लगभग हाँफने सी लगीं। धीरज कुमार अपना सिर पकड़कर सोफे पे बैठ गए। उनके कार खरीदने के एक फैसले से जीवन में एक भूचाल सा आ गया था। अपनी पत्नी शांति देवी से धीरज कुमार की जरा भी नहीं पटती थी। दोनों में पूरे 36 का आंकड़ा था। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था कि दोनों की आपस में बहसबाजी ना हो, पर लोक लज्जा की खातिर दोनों का साथ रहना भी जरूरी था। इन दोनों के संबंधों की कड़वाहट शादी से पहले ही चली आ रही थी। मामला कुछ इस तरह शुरू हुआ। धीरज कुमार के पिता एक दुकान पर मुनीम का काम करते थे। उनकी 3 बेटियां थीं और एक बेटा था। परिवार का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता था। धीरज पढ़ने में बहुत अच्छे थे। इंजीनियरिंग कॉलेज में टॉप किया था। वजीफा मिलता था। भविष्य उज्जवल था। धीरज के पिता बनवारी लाल की बड़ी 2 बेटियां शादी लायक थीं, पर घर में दहेज लायक पैसा नहीं था। अब पैसा आए कहाँ से? बनवारी लाल ने अपने दोस्त राम प्रसाद, जिनकी मिठाई की दुकान थी, उनसे पूरे 50,000 उधार मांगे। राम प्रसाद की नज़र मेधावी धीरज पर थी। वे उसे अपना दामाद बनाना चाहते थे। उन्होंने झट से अपनी बेटी शांति के लिए धीरज को मांग लिया। शांति उस समय 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। तय ये हुआ कि रिश्ता पक्का अभी कर लेते हैं, शादी 6-7 साल बाद होगी। तब तक दोनों की पढ़ाई पूरी हो चुकी होगी और धीरज भी नौकरी करने लगेंगे। बनवारी लाल तुरंत राजी हो गए, क्योंकि ऐसी स्थिति में वे उधार चुकाने से छूट जो रहे थे। 8वीं की छात्रा शांति को खाने पीने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। पिता हलवाई तो मज़ा ही मज़ा। रोज़ वो रबड़ी मलाई में जलेबी डालकर खाती, सुबह समोसे कलाकंद उदरस्त करती, बर्फ़ी गुलाब जामुन तो चलते फिरते खाती ही रहती, और माँ का बनाया देशी घी, उसमें बनता तीनों समय का खाना, वो भी चटकारे लेकर खाती। नतीजा सामने था। शर्त के मुताबिक कुछ साल बाद जब शांति देवी दुल्हन बनकर ससुराल गईं, तो अच्छी खासी लंबी चौड़ी देह की स्वामिनी बन चुकी थीं, पर दूल्हा उनके सामने थोड़ा दुबला था, थोड़ा नाटा भी था। अब क्या हो, शादी तो होनी ही थी, सो हुई। ऐसा नहीं है कि दोनों में ना पटने का सिर्फ यही एक कारण था। कोई भी बात युद्ध का रूप ले लेती थी। आपस में इतना लड़ने झगड़ने वाले पति पत्नी रूपी 2 वीर योद्धाओं के 3 बच्चे कैसे हो गए, इस बात पर विद्वान लोग घंटों बहस कर सकते हैं। लड़ाई कुछ ऐसे शुरू होती थी, जैसे कि एक बार कवि सम्मेलन के रसिया धीरज कुमार बोले, देखो आज रात में कवि सम्मेलन जाऊंगा, रात लौटने में देर हो जाएगी। कवि सम्मेलन क्यों? मैं क्या घर में अकेले बोर होती रहूंगी? चलो पिक्चर चलते हैं, शांति देवी बोली। धीरज कुमार बोले, पिक्चर? मेरे को पिक्चर जाना बिल्कुल नहीं पसंद है। अरे पिक्चर नहीं तो जाने का बहाना तो है। असल में तुम मेरे साथ कहीं नहीं जाना चाहते। ये बात तुमको तब सोचनी चाहिए थी जब तुम्हारे पिताजी ने मेरे बाबूजी से 50,000 रुपये लिए थे। भगवान मेरे बाबूजी की आत्मा को शांति प्रदान करे, जिनके खून पसीने की कमाई से तुम्हारे घर की 2-2 लड़कियां निपट गईं। ऐसा कह के शांति देवी ने ऊपर की ओर मुंह कर अपनी आंखें बंद करके अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। अब धीरज कुमार क्या कहें? बात को ये कहाँ से कहाँ मोड़ देती है ये महिला, और मोड़कर मुझे हमेशा वो 50,000 के लेन देन की ज़रूर याद दिलाकर नीचा दिखाती है। धीरज कुमार को क्रोध आ गया। वे गुस्से में अपने दोनों हाथ रगड़ते हुए अपने दिवंगत पिताजी की दीवार पर लटकी फ़ोटो को देखने लगे। उनको लगता ये था कि उनके पिताजी की वजह से उनकी ज़िंदगी एक मजाक सा बन के रह गई थी। सरेआम इतनी गालियां खाने के बाद धीरज कुमार का कार चलाने का आत्मविश्वास डोल गया। अतः यह तय किया गया कि कार चलाने के लिए एक ड्राइवर रख लिया जाए। उन्होंने अपने पीए मिस्टर गोडबोले को एक ड्राइवर का इंतज़ाम करने को कहा। दूसरे ही दिन बेल बजी। दरवाज़ा खोलने पर अजीब सी वेशभूषा में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को हंसते हुए खड़े पाया। उसने पीले रंग की पैंट पहन रखी थी, हरे रंग की कमीज पहन रखी थी और हरे ही रंग की टोपी लगा रखी थी।
नमस्ते सर, मैं टुन्ना कुमार, मुझे गोडबोले ने भेजा है। अपने पूरे दांत दिखाता हुआ टुन्ना बोला। अच्छा, तो तुम ही हमारी कार चलाओगे? शांति देवी प्रकट होकर बोली। नमस्ते आंटी जी। शांति देवी को टुन्ने का इस तरह से उनको आंटी बुलाना बिल्कुल पसंद नहीं आया, अतः नमस्ते का जवाब ना देकर उन्होंने ठीक है बोलकर अपना पद ऊंचा किया। बधाई हो आप लोगों को, आपने मेरे जैसा इतना अच्छा ड्राइवर चुना है। बहुत कम लोग ही इस नगीने को पहचान पाते हैं। टुन्ना ने किसी फिल्म के डायलॉग की तरह स्टाइल मारकर ये बात कही। अच्छा, आज तो हम लोग थोड़ा व्यस्त हैं, तुम कल आ जाओ, कल हमें कहीं जाना है, कहकर धीरज कुमार ने बात समाप्त करी। दूसरे दिन शाम को ठीक 5 बजे दरवाजे की बेल बजी। टुन्ना हाजिर। आज वो काली कमीज और पीली पैंट पहनकर आया था। दोनों पति पत्नी कार में पीछे बैठे और टुन्ना कुमार कार चलाने लगा। कार तो अच्छी चला रहा था, पर बातें बहुत कर रहा था। आपकी कार तो बहुत अच्छी है, इंजन भी बहुत सही है, कितने में ली? टुन्ना ने अचानक प्रश्न किया। पूरे 65,000 की आई है, असल में एकदम नई है, ब्रांड न्यू। शांति देवी बोल उठी। 65,000? अरे ठीक इतने ही दाम में तो मेरा फ्लैट आया है। कार और फ्लैट एक ही दाम के? कार में बैठे बैठे ही शांति देवी ने पति को उनके इस नादानी भरे खर्चे पर घूर करके देखा। उनको ऐसा करते टुन्ना ने कार के शीशे में देखा और कुटिलता से मुस्कुराया। धीरज कुमार मौन रहे। तभी एक महिला अपनी कार चलाते हुए उनकी कार को ओवरटेक करके आगे चली गई। टुन्ना बोल पड़ा। देखो सर जी, वो मैडम कितनी अच्छे से कार चला रही हैं। वो उम्र में आपसे कम से कम 10 साल बड़ी भी होंगी, फिर भी सोचिए कितनी बढ़िया ड्राइविंग है उनकी। अरे गाड़ी को क्लच और गियर से कंट्रोल करना चाहिए, ना कि हॉर्न और ब्रेक से। धीरज कुमार को गुस्सा आने लगा। उनको मन किया कि पीछे से उसकी टोपी उतारें और उसकी टकली चंदिया पर एक चटाक से मारें और बोलें, तू मेरे को नसीहत मत दे और चुपचाप गाड़ी चला। पर धीरज कुमार ने अपने गुस्से को दबा लिया। खैर, 1 घंटे की ड्राइव के बाद वो लोग वापस आए। गाड़ी गैरेज में रखकर टुन्ना ने शांति देवी को चाबी दी। चाबी लेते हुए वो अपना कौतूहल ना रोक पाई और बोल पड़ी। आप तो रोज अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। हाँ, कल जो मैंने पहना था तो मेरी बीबी मुझको उल्टी सरसों कह के चिढ़ा रही थी। आज वो मेरे को टैक्सी टैक्सी कह रही थी। मेरे को तो सबसे अलग दिखने में मज़ा आता है। मैं चाहता हूँ कि आते जाते लोग मेरे को मुड़ के ज़रूर देखें, खास तौर पे लड़कियाँ। ऐसा कह के उसने धीरज कुमार की पीठ पर एक याराना सा धौल जमा दिया और उन्हें आंख मार के हंसने लगा। उसकी इस हरकत पर धीरज कुमार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस आदमी की इतनी हिम्मत भी कैसे हुई? कहाँ ये जोकर सा आदमी, कहाँ मैं? कॉन्फ्रेंस रूम में सारे अफसरान मेरा भाषण सांस रोक कर सुनते हैं, मेरी इतनी इज्जत करते हैं, और ये मेरी पीठ पे धौल जमा रहा है। धीरज कुमार ने घूरती नज़रों से टुन्ना को देखा, फिर धीरे से शांति को देखा, जिनकी आंखें इस समय इस घूरने को घूर रही थीं। धीरज कुमार ने अब चुप रहना ही उचित समझा, क्योंकि ज़रा सी भी प्रतिक्रिया देने का मतलब है कि उन 50,000 रुपयों की याद मुझे फिर से दिलाई जाएगी। दूसरे ही दिन धीरज कुमार ने अपने पीए मिस्टर गोडबोले को फ़ोन किया कि टुन्ना कुमार को ही क्यों चुना गया। तो गोडबोले जी ने जवाब दिया, सर वो मैडम बोल रही थी कि ड्राइवर ऐसा हो जो अच्छे से कार तो चलाए, साथ ही सारे रास्ते को भी सही से जानता हो, क्योंकि साहब को रास्ते बिल्कुल याद नहीं रहते और वो बार बार रास्ता लोगों से पूछते रहते हैं, तो मैडम को ये अच्छा नहीं लगता। फ़ोन रखकर धीरज कुमार ने लंबी लंबी सांस ली और अपने पिताजी की फ़ोटो के आगे जाकर बोले, हे पिताजी, शांति के बाबूजी ने आपको 50,000 देकर अपनी बेटी का कन्यादान भले ही किया हो, पर आपने उनसे 50,000 लेकर मेरा बलिदान कर दिया। धीरज कुमार की प्रीमियर पद्मिनी फिएट कार सड़क पर ज़्यादा नहीं चल पाई, क्योंकि धीरज कुमार का प्रमोशन हो गया था और फलस्वरूप सरकार की ओर से दफ्तर के कामकाज के लिए एम्बेसडर कार मिलने लगी, वो भी शोफर ड्रिवन। नक्शे बढ़ गए, पर पति पत्नी खट खट बदस्तूर जारी रहा। समय बीतता गया
और एक दिन ऐसा आया जिस दिन धीरज कुमार को नौकरी से रिटायर होना था। ऑफिस की ओर से विदाई पार्टी हो रही थी। संस्थान के गेट के बाहर ही एक अभिनंदन सभा का आयोजन किया गया था। मंच पर अनेक वक्ता धीरज कुमार साहब की प्रशंसा में 2 शब्द बोल रहे थे। धीरज कुमार ढेर सारी फूल मालाओं से लदे फदे मंच पर मुख्य अतिथि की कुर्सी पे विराजमान थे और अपनी बड़ाइयां सुन सुनकर हौले हौले मुस्कुरा रहे थे। अचानक उनका ध्यान गया कि श्रोताओं की भीड़ में टुन्ना कुमार भी उपस्थित है। हमेशा की तरह आज भी वो अपने स्पेशल कपड़ों में सुसज्जित होकर आया था। उसने लाल रंग की पैंट पहनी थी, लाल रंग की ही कमीज पहनी थी और काली टोपी लगाई थी। जरूर आज इसकी बीवी ने इसको लेटर बॉक्स की उपाधि दी होगी, ऐसा सोचकर धीरज कुमार मुस्कुरा दिए। तभी उन्होंने देखा कि टुन्ना कुमार फोटोग्राफर से कुछ कह रहा है और फोटोग्राफर अपनी मुंडी हिला रहा है। और फिर टुन्ना कुमार फूलों का गुच्छा लेकर स्टेज पे चढ़ाया। धीरज कुमार को फूलों का गुच्छा देने लगा। उन्होंने फूलों का गुच्छा लेकर अपने पिए को देना चाहा, पर टुन्ना कुमार ने फूलों का गुच्छे पर अपनी पकड़ ढीली नहीं करी और बोला, सर मुस्कुराइए, फोटो खींच रही है। धीरज कुमार खिन्न मन से जबरदस्ती मुस्कुराए। 3-4 बार में फोटो क्लिक हुई। इसके बाद टुन्ना कुमार उनको फूलों का गुच्छा देते हुए बोला, सर आपको मेरी ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद टुन्ना कुमार, धन्यवाद। कैसे हो तुम? धीरज कुमार ने अपनी ओर से औपचारिकता दिखाई। मजे में हूँ, आपको बधाई, मेरा फ्लैट 35 लाख का हो गया है। टुन्ना बात करने को आमादा हो गया। धीरज कुमार को बुरा लगा कि ये बात अभी क्यों कह रहा है। अभी तो मेरे फ्लैट का दाम और बढ़ेगा क्योंकि शहर का सारा विकास उसी एरिया में हो रहा है। फिर टुन्ना उनके कान के पास अपना मुंह ले जाकर कहने लगा, सर वो मैडम का फ़ोन आया था कि आपकी कार इतनी बेकार हो गई है कि उसको बेचना है। अब इतनी पुरानी कार रखे रखे इतनी ख़राब हालत में हो ही जाएगी, तो उसको तो कोई कबाड़ी ही 10-5 हज़ार में ले जाएगा। ठीक है, कभी घर आना, कभी घर आना, कहकर धीरज कुमार ने टुन्ना को स्टेज से नीचे जाने का इशारा किया। सर ये टुन्ना स्पेशल परमिशन लेकर गेट पास बनवा कर आपसे मिलने आया है, धीरज कुमार के पीए ने धीरे से कहा। ये आदमी मेरे से पता नहीं कौन सी दुश्मनी निभा रहा है कि ये मेरे को आज बस ये बताने के लिए स्टेज पे चढ़ाया कि उसके फ्लैट की कीमत 35 लाख की हो गई है और मेरी कार कबाड़ी को जाएगी। क्या ये मेरे को ये जतलाना चाहता है कि आपकी कार और मेरा फ्लैट एक ही दाम के खरीदे गए थे, आप घाटे में रहे और मैं फ़ायदे में? आखिर ये आदमी मेरे से किस बात में कंपटीशन लड़ा रहा है? मैडम का फ़ोन आया था। टुन्ना कुमार की कही बात याद आते ही उनका मन किया कि वो भरी सभा में अपने सिर के बाल खुद ही नोच लें। धीरज कुमार जो पहले से ही बहुत कम बोलते थे, रिटायरमेंट के बाद और भी मौनी बाबा बन गए। तब तक इंटरनेट का पदार्पण हो चुका था और वो धीरज कुमार के लिए बहुत ही बड़ा मित्र और सहायक सिद्ध हुआ। एक दिन धीरज कुमार ऐसे ही टीवी पर समाचार देख रहे थे। टीवी पर एक समाचार दिखाया जा रहा था कि किसी के घर सीबीआई का छापा पड़ा। संयोगवश वो अधिकारी धीरज कुमार का मुलाकाती निकला। वे उत्तेजनावश चिल्ला उठे, देखो शांति, जल्दी आओ, रमाकांत जी के घर सीबीआई का छापा पड़ा है। अरे कहाँ? अरे कहती हुई शांति देवी किचन से तेजी से दौड़ती हुई चली आई और कौतूहल से टीवी स्क्रीन पर नजरें गड़ा दी। देखो तो जरा रमाकांत कैसे मुंह लटकाए हैं, और रजनी को देखो, उनकी पत्नी को देखो जरा, कैसे रोने रोने को हो रही हैं। अरे देखो, नल्ली सिल्क की, प्योर सिल्क की साड़ी घर पे पहनी हुई है, हम तो सूती साड़ी पहनते हैं। तभी टीवी पर अगला सीन दिखाया गया कि सीबीआई वाले रमाकांत का हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। ये देखकर शांति देवी फिर से चिल्ला उठी, अरे रजनी, एक छोटा सा तौलिया तो दे देती अपने पति को, ऐसे में लोग तौलिया से मुंह छिपा के ले जाते हैं। देखो तो कैसा नंगा चेहरा लेके जा रहे हैं बेचारे रमाकांत जी, ये रजनी को तो जरा भी बुद्धि नहीं है। इतना कह के वे किचन में वापस चली गईं। धीरज कुमार जी ने टीवी बंद किया और उठकर दीवार से अपने दिवंगत पिताजी की फोटो उठाई और उसे ले जाकर पीछे वाली बालकनी में टांग दिया। बोले, बस पिताजी, आप यहीं रहने लायक हो। 50,000 दहेज में लेकर मेरी जिंदगी ऐसी की तैसी कर दी, यही सजा मैं आपको दे सकता हूँ।
फिर धीरज कुमार गुस्से में अपनी दोनों हथेलियां रगड़ते हुए बड़बड़ाने लगे। अजीब महिला है ये, इसको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि रमाकांत कैसा आदमी निकला। ये तो बस नल्ली सिल्क की साड़ी और नंगा चेहरा देख रही है। खैर, बात आई गई हुई। धीरे धीरे इंटरनेट का जोर बढ़ने लगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर भी उसका असर आने लगा। धीरज कुमार जी ने एक नया लैपटॉप खरीदा। वो सारा समय अपने लैपटॉप पे जुड़े रहते। चाय पीने के समय, लंच के बाद, सुबह ही उठते हुए, सारा समय टुक टुक कुछ ना कुछ उनको लैपटॉप पे करने को मिलता ही रहता। और धीरे धीरे फिर से एक नई कार खरीदने का शौक वापस आ ही गया। वो सारा समय इंटरनेट पर नए नए मॉडल की सुंदर कारें देखने लगे। कार डीलरों और बैंक वालों को फ़ोन करने लगे। उनको ऐसा करते देखकर शांति देवी का माथा ठनकने लगा। एक दिन अचानक फ़ोन की घंटी बजी। धीरज कुमार ने फ़ोन उठाया। उधर से आवाज़ आई, मैं टुन्ना कुमार बोल रिया। कैसे याद किया टुन्ना कुमार? धीरज कुमार बुरा सा मुंह बनाते हुए बोले, ऐसे ही हालचाल जानने के लिए। इतने साल हो गए, मैडम का फ़ोन आया था, पता लगा आप लोग नई कार खरीदने वाले हो। अरे साहब मत खरीदो, एक बार तो आप कार खरीद के फंस ही चुके हो, दोबारा काहे को अपनी खाली पीली मुसीबत में डालना। मेरा बेटा टैक्सी चलाता है ना, जब चाहे तब उसको बुलाओ। वो बात की बात है, तुम बताओ तुमने फ़ोन क्यों किया था? लगभग दांत पीसते हुए धीरज कुमार बोले, आपको बधाई हो सर जी, मेरा फ्लैट अब 1 करोड़ रुपए का हो गया है, ये बताने को सर जी। धीरज कुमार ने गुस्से के मारे फ़ोन पटक दिया। गुस्सा इतना कि पास की टेबल पर एक जोर से मुक्का मारा और चिल्लाकर बोले, घर में कोई हो तो कान खोलकर सुन ले, मैं कोई कार खरीदने नहीं जा रहा हूं। कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पे शेयर करिए। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए।